Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आप एकदम सातवें आसमान पर हैं, या आप कहीं घूमने गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आप बहुत खुश हैं। तभी एक ख्याल मन में आता है। ख्याल ये कि अभी जो मैं इतना खुश हूँ, हंस रहा हूँ, इसके बाद ज़रूर इसकी सज़ा मुझे मिलेगी। अभी जितना खुश हूँ, कुछ टाइम बाद उतना ही दुखी भी होना पड़ेगा। और हमने बचपन से ये सुना भी है, हाँ हाँ अभी हंस लो, बाद में उतना ही रोना भी पड़ेगा। अब भला कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता, अपनों के साथ एंजॉय नहीं करना चाहता, मज़ेदार और फन एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहता? पर एक बार मन में वहम बैठ जाए ना, तो ज़िंदगी भर नहीं जाता। ज़्यादा खुश होने से डर लगने लगता है, इंसान खुशी से दूर भागने लगता है। ऐसी चीज़ें, लोग, इवेंट्स जानबूझकर अवॉइड करने लगता है जो उसे पता है उसे खुशी देंगी, या फिर जहाँ उसे अच्छा लगेगा। आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो ये महसूस करते हैं। इसे कहते हैं चेरोफोबिया। इससे जूझ रहे इंसान को लगता है कि खुशी तो 2 पल की मेहमान है, और जब इसके बाद दुखी होना ही है तो फिर ज़्यादा खुश क्यों होना। उल्टा जितना खुश होंगे उतना ही बुरा भी होगा हमारे साथ। अब इन सारे विचारों के पीछे बहुत सॉलिड कारण हैं, जिसकी जड़ें हमारे बचपन तक जाती हैं। आज के एपिसोड में इस सोच, इस डर जिसे चेरोफोबिया कहते हैं, उस पर बहुत ही तफसील से बात करेंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे कि चेरोफोबिया क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सुनिए। चेरोफोबिया यानी कि एक भय या फोबिया किसके प्रति? खुशी की भावनाओं के प्रति। हम पहले से ही कई दशकों से इस चीज़ की डिस्कशन करते आ रहे हैं कि खुशी यानी कि एक पॉजिटिव इमोशंस या हैप्पीनेस कहीं ओवररेटेड तो नहीं है, कहीं हम अननेसेसरीली लोगों को एक परसीव प्रेशर में तो नहीं डाल रहे हैं, कि स्ट्रेस में तो नहीं डाल रहे हैं खुश रहने के। ये डिस्कशन चल ही रहा था कि हमारी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी एक अलग तरह के भय से ग्रसित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलते हैं चेरोफोबिया। चेरोफोबिया को अगर डिफाइन करें तो ये एक इरेशनल यानी कि एक तरह का अनसाइंटिफिक बिलीफ है, एक विश्वास है कि शायद हमें खुश नहीं रहना चाहिए, या खुशी जो है वो एक तरह से हमें, अगर हम खुश होंगे या हैप्पी होंगे तो कहीं हमारे साथ में कोई और परेशानी ना जुड़ जाए। इसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उन अपॉर्चुनिटीज को, उन संभावनाओं से दूर रहना, उन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना जिससे कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं, तो लोग उनसे दूर रहते हैं। या फिर इस तरह के व्यवहार में एंगेज होने से मना करना, जिसको हम बोलते हैं कि सोशल जॉयफुलनेस या डिलाइटफुलनेस, जहाँ पर खुशी होने की संभावनाएं हैं, लोगों से मिलने जुलने से लेकर और लोगों से एंगेज होने में, लोगों से खासा दोस्ती करने में दिक्कत आना, यानी कि उन ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना। तीसरा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करना जिसमें कि फन, जनरली जो दूसरे लोग हैं वो उसे फन मानते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो बिलीफ सिस्टम ही हमें दिखाई दे रहा है। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे अंदर इस तरह के विश्वास जो है वो जाग चुके हैं जिससे कि खुशी की भावना से दूर रह सके। जैसे कि एक कॉमन बिलीफ ये है कि अगर हम ज़्यादा खुश रहते हैं तो दुख हमारा इंतज़ार कर रहा है, या फिर अगर हम ज़्यादा खुश होते हैं तो लोग हमसे जेलसी या राइवलरी कर सकते हैं, या फिर अगर हम ज़्यादा खुश होते हैं तो एक तरह से हम लोग जो है उदास हो जाएंगे और फिर हम सह नहीं पाएंगे। इस तरह के विश्वास जो है वो जन्म ले लेते हैं। ये विश्वास आते कहाँ से हैं? तो ये पाया जाता है कि ज़्यादातर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, खासकर चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से। वो बच्चे जो कि पनिश किए जाते हैं खुश रहने के लिए, उन्हें अगर प्रताड़ित किया जाता है बचपन में कि अगर वो खुश क्यों हो, या उन्हें डरा दिया जाता है कि तुम इतना खुश क्यों हो, इस चीज़ की तैयारी करो, या फिर तुम ज़्यादा खुश होगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि बेसिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में अगर इस तरह के विश्वास बच्चे को डाल दिए जाते हैं। दूसरा, कुछ कल्चर्स हैं जो कि एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशंस को खराब मानते हैं, यानी कि खुशी की भावना को ज़्यादा जताने को मना किया जाता है। कुछ ऐसे कल्चरल बिलीफ हैं, कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो कि हो सकते हैं एक कारण बन सकते हैं इस तरह की चेरोफोबिया का।
दूसरा जो कारण हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है जो इंट्रोवर्ट होते हैं उसमें काफ़ी हाई कोरिलेशन देखा जाता है कि भावनाओं से दूर रहने का, खासकर पॉजिटिव भावनाओं से जो एक्साइटमेंट क्रिएट होता है वो इंट्रोवर्ट्स को कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, तो चेरोफोबिया उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड या परफेक्शनिस्ट ट्रेट्स वाले लोगों में भी चेरोफोबिया ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम ये रहता है कि अगर हम इस तरह के एक्टिविटीज़ में विलीन होते हैं जिसमें फन या फिर पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो इसका मतलब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और या फिर हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। हैप्पीनेस जो है एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है और ये एक इंडिविजुअल जो है अपने व्यवहार से उसको मॉड्यूलेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पैराडॉक्सिकली हम लोग ये मानने लगे हैं कि ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं ये क्षण भर की हैं या बहुत ही कम समय के लिए रहने वाली हैं और इसके बाद फिर से हम दुखी हो जाएंगे। तो ये सिंपल भावनात्मक तौर पर ये बातें हमारे मन में आने लगी हैं और इसी वजह से हम इनसे पॉजिटिव इमोशंस से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इलाज की बात करें तो हमें ये मानना होगा कि अभी DSM-5 में, यानी कि जो साइकेट्री की जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है, उसमें चेरोफोबिया को जगह नहीं मिली है। ये कोई डिसऑर्डर के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ये मानने लगे हैं कि ये काफ़ी तादाद में देखा जा रहा है और इसके लिए इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। अगर इंटरवेंशन की बात करें तो हम CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम विश्वास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं और नए व्यवहार और नए विचारों को हम एक तरह से डेवलप कर सकते हैं इंडिविजुअल के। अब ये है कि चेरोफोबिया के लिए इंटरवेंशन ज़रूरी क्यों हो जाता है। देखिए, चेरोफोबिया के लिए इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी की कुछ स्टडीज से पाया गया है कि बहुत हाई कोरिलेशन है चेरोफोबिया का डिप्रेशन से, बहुत ही हाई कोरिलेशन है चेरोफोबिया यानी फियर ऑफ हैप्पीनेस का फियर ऑफ नेगेटिव इमोशन से भी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी रिस्क फैक्टर है और अगर ये हमको पता चल जाए तो हम अर्ली इंटरवेंशन करके बाकी और होने वाले डिसऑर्डर से अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं। ये बातें सुनकर आप में से कई लोगों को लगा होगा कि यहाँ आपकी ही बात हो रही है। अगर आपको ऐसा लगा है तो परेशान मत होइए, ऐसा महसूस करने वाले आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। पर खुश रहने से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस फीलिंग को, इस भय को प्रोफेशनल मदद से दूर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अपने बच्चे में डिहाइड्रेशन के लक्षणों को कैसे पहचानें। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। कुछ ही दिनों में स्कूल बंद होने लगेंगे और बच्चों के मज़े शुरू हो जाएंगे। स्कूल और होमवर्क की टेंशन से दूर बच्चे अब घर में कम और बाहर ज़्यादा नज़र आएंगे। अपने गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उनकी इस मौज मस्ती में दिक्कत पैदा कर सकता है डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी। इसलिए इस मौसम में बच्चों को उल्टी और डायरिया की समस्या बहुत होती है और इसके पीछे डिहाइड्रेशन का ही हाथ होता है। बच्चों को डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसे में इसके लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है। अपने बच्चे में डिहाइड्रेशन के लक्षण कैसे पहचानें, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर तारिक ने। डॉक्टर तारिक बताते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। अगर बच्चे का मुंह बार बार सूख रहा है, वो चिपचिपा हो गया है, आंखें पीली और धसी हुई लग रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है, यूरिन जो है वो गाढ़े रंग का आ रहा है, मसल्स में ऐंठन महसूस हो रही है, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण डिहाइड्रेशन की ओर इशारा करते हैं। ऐसे लक्षण दिखते ही डिहाइड्रेशन का इलाज शुरू कर दीजिए। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाइए, उसे बाहर तभी खेलने भेजिए जब वो पूरी तरह हाइड्रेटेड हो। जब भी वो खेल रहा हो उसे पानी की एक बोतल दीजिए, उससे कहें कि बीच बीच में पानी पीता रहे। पानी की कमी पूरी करने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत दीजिए, इससे पानी की कमी पूरी नहीं होती है, उल्टा बढ़ती है। बच्चे को ORS का घोल दे सकते हैं। घर में बनने वाली ड्रिंक्स जैसे कि आम पन्ना, नींबू की शिकंजी, लस्सी, छाछ और बेल का शरबत दे सकते हैं। ये डिहाइड्रेशन ठीक करने में मदद करते हैं। इन्हें भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। साथ ही बच्चे को ढीले और आरामदायक कपड़े पहनाइए। अगर बच्चा फिर भी बेहतर महसूस नहीं कर रहा है, उसे 6 घंटे या उससे अधिक समय तक पेशाब नहीं हुआ है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, बेहोशी जैसी हालत हो रही है, तो ये डिहाइड्रेशन के बहुत ही गंभीर लक्षण हैं। ऐसे में बच्चे को बिना देर के डॉक्टर के पास लेकर जाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। चाय कॉफ़ी के शौकीनों, ये जान लो कि दिन में कब कब चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए।
सुबह हो गई है पर नींद नहीं जा रही, एक कप चाय पी लेते हैं, तरोताज़ा हो जाएंगे। दोपहर का खाना हो गया पर मन नहीं भरा, चलो एक कप चाय हो जाए। अब शाम हो गई है, शाम के नाश्ते के साथ एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसा करते करते दिन भर में आपके कितने कप हो जाते हैं? लाख मना किया जाए पर चाय और कॉफ़ी के शौकीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस बार हमारी नहीं, ICMR की सुनिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN के साथ मिलकर भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस जारी की हैं, यानी खान पान से जुड़े कुछ दिशा निर्देश। अब इसके मुताबिक हमें बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उनमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है और हमारी शारीरिक निर्भरता उस पर बढ़ा देता है। 150 मिलीलीटर कप ब्रूड कॉफ़ी में 80 से 129 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। इंस्टेंट कॉफ़ी में 50 से 65 मिलीग्राम कैफ़ीन और चाय में 30 से 65 मिलीग्राम कैफ़ीन पाया जाता है। ICMR का कहना है कि हमें दिन में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी दिन में 1 से 2 बार ही चाय या फिर कॉफ़ी पीनी चाहिए। साथ ही खाने के 1 घंटे पहले से लेकर खाना खाने के 1 घंटे बाद तक चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। दरअसल इनमें टैनिन नाम का एक तत्व होता है जो शरीर में आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और फिर एनीमिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अब ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हाई BP और दिल से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। हालांकि बिना दूध वाली चाय आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, इससे खून का बहाव सुधरता ही है, पेट का कैंसर और दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका रिस्क भी कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना दूध वाली चाय हर समय पीना शुरू कर दें। ये ध्यान रखिए कि चाय और कॉफ़ी भले ही बिना दूध की हो, उसमें कैफ़ीन और टैनिन होता ही है। ये आपका हाजमा बिगाड़ सकता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में दिक्कत पैदा कर सकता है। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।